sir, resource persons, participants, scholars and my colleagues. Our college is delighted to have you all with us. In National Seminar, jointly organized by CSTT and Sri Ratanlal Kavarlal Patil Girls College, Kishangarh, on impact of national educational policy on higher education with special reference to girls' education, scientific and technical terminology. Today is the day 2 of this seminar. I am pleased to tell you that yesterday, that is day 1 of the seminar, we had 3 technical sessions in which 5 eminent resource persons enlightened all of us with their knowledge. Now, without wasting any time, I would like to introduce today's resource persons for the session 1. There will be 2 sessions today, and first session will be conducted by 2 resource persons, and I am inviting Dr. C.P. Pokharna sir for the first session. Dr. C.P. Pokharna sir is Associate Professor and Head, Department of Chemistry, Sri Ratanlal Kavarlal Patil, Government PG College, Kishangarh. He has published 3 books and 19 papers in national and international journals. Dr. Pokharna sir has also awarded 2 minor research projects from UGC, New Delhi, and is lifetime member of Indian Science Congress Association, Kolkata, and Swadeshi Science Movement of India, New Delhi. He is the recipient of Higher Education State Level Teacher Award 2020 by Department of Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur. His title for the session today is NEP 2020 and Environmental Education with special reference to girls' education. Sir, may I request you to take the charge of the dais. Thank you so much. Thank you, Madam Poonam, for the nice introduction. वैसे मैं इसके इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं हूँ, सब लोग परिचित है और मैं आप में से ही हूँ। एक फैकल्टी मेंबर हूँ यहाँ का एक तरीके से, और आज आपके बीच में अवसर मिला है अपनी बात करने का, अपनी बात कहने का, तो मैं थैंकफुल हूँ इस कॉलेज के मैनेजमेंट का, सुभाष जी अग्रवाल साहब का, प्राचार्य डॉक्टर रवि शर्मा जी का, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रुचि मिश्रा जी का, और CSTT का जैसे कि रावतिया बैठे हैं उनका, कि उन्होंने मुझे आपके सामने कुछ बात रखने का अवसर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप कल से सुन रहे हैं, काफ़ी कुछ सुन चुके हैं, कुछ चीज़ें हो सकता रिपीट हो जाए, लेकिन वो जो भी चीज़ें होंगी वो सब उनके सेंटर में एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि आज की एक मेजर प्रॉब्लम है और हम सब लोग उससे कंसर्न हैं। NEP को करीब 2 साल हो गए जब से इसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास चल रहे हैं, और CSTT ने इस दिशा में बहुत सतत और सराहनीय प्रयास किए हैं। CSTT इस NEP को के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत काम कर रही है, और उसी दिशा में ये एक कदम था कि इस तरीके की सेमिनार यहाँ हो। मैं शिक्षा नीति 2020 के बारे में और पर्यावरणीय शिक्षा पर चर्चा करते समय आने वाले उन तकनीकी शब्दों को भी आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा जो आयोग द्वारा यानी CSTT द्वारा विकसित किए गए हैं, और साथ ही हम पर्यावरण की समस्या और नारी शिक्षा तथा नई शिक्षा नीति के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि CSTT से मेरा जुड़ाव 2006 से है। करुणा मैडम बैठी हुई हैं, हम लोगों के साथ एक प्रोग्राम होता है देश यूनिवर्सिटी अजमेर में, तब से इससे जुड़े थे, और उसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके साथ हुए। ये 2 आपने यहाँ देखा होगा एग्जीबिशन में भी, रसायन मूलभूत शब्दावली है जो 3 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी और असमीज। उसमें मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में काम करने का मौका मिला, और एक पर्यावरण विज्ञान परिभाषा कोर्स डेफिनेशनल डिक्शनरी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, उसमें भी मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आपने मौका दिया।
एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम इससे पहले इस तरीके की 2 सेमिनार किशनगढ़ में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित कर चुके हैं, एक 2007 में और एक 2016 में। ये तीसरी है किशनगढ़ के लिहाज से कि हाँ ये तीसरी संगोष्ठी यहाँ गर्ल्स कॉलेज में हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखते हैं, सुन रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। नई शिक्षा नीति करे साकार ज्ञान, योग्यता और रोजगार। ये जो शिक्षा नीति है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो 34 साल पुरानी शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसको कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986, उसको ये रिप्लेस कर रही है। और यह नीति प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है। नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से बदलना है। इस नीति का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को अधिक हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। मतलब ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है इंडिया को। ये भारत की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ये जो चेंजेस हैं ये आप सब उनके बारे में जानते हैं, काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी होने के तुरंत बाद ये स्पष्ट किया गया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। भाषा की बात पहले कर रहे हैं क्योंकि CSTP भाषा से जुड़ा हुआ काम कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा नीति व्यापक दिशा निर्देश और सलाह है। ये गाइडलाइंस और एडवाइजरी है केवल, और ये राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर है कि वो इसके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्णय लें। भारत में शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट का विषय है। इसका मतलब है कि अकेला सेंटर ये डिसीजन नहीं ले सकता। इसके डिसीजन लेने के लिए राज्य और सरकार, केंद्र सरकार मिलकर डिसीजन लेती है। कल के पेपर में न्यूज़ थी कि 13 राज्य NEP लागू करने की तैयारी में हैं। अब देख लीजिए, अब तक NEP को लागू करने के लिए केवल 13 राज्य तैयार हैं, उसकी तैयारी में है। बंगाल का रुझान नहीं, राजस्थान भी थोड़ा पिछड़ा हुआ इस मामले में अभी। अब कहाँ तक है वो आगे जो नेक्स्ट स्पीकर है श्रुति मैडम वो आपको थोड़ा बताएंगे इस बारे में, क्योंकि डायरेक्टरेट लेवल के जो प्रयास चल रहे हैं वो उनकी नॉलेज में है। अगर रीजन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो NEP 2020 भारत की शिक्षा नीति में कई बदलाव करने वाला है। इसका उद्देश्य शिक्षा पर राज्य व्यय को जितनी जल्दी हो सके GDP के लगभग 3 से 6% तक बढ़ाना है। इसमें भाषा की जो बात की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया है, जैसा आपने कल सुना था। और इसे कक्षा 8 और उससे आगे तक भी जारी रखने की सिफारिश की गई है। संस्कृत और विदेशी भाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा। हमारे भारत की संस्कृति में मूल भाषा संस्कृत है, तो उसको भी बढ़ाना है, आगे ले जाना है और विदेशी भाषाओं को भी जगह देनी है। नीति ये भी अनुशंसा करती है कि सभी छात्र अपने स्कूल में एक सूत्र के तहत, एक फार्मूला होगा जिसके तहत वो 3 भाषाएं सीखेंगे और 3 में से कम 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए, एक भाषा विदेशी हो सकती है। और इसमें यह भी कहा गया कि विद्यार्थियों पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, वो उसकी रुचि की भाषा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने नेशनल करिकुलम की रूपरेखा में एक अधिक विस्तृत भाषा रणनीति भविष्य में जारी करने की बात भी की गई है। और इस भाषा नीति के संबंध में सरदार पटेल विद्यालय का संदर्भ भी दिया गया। 1986 की शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोनों ने एक सलाहकार दिशा निर्देश के रूप में, वो भी गाइडलाइंस थी, के रूप में भी मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया था। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हमारे पिछड़ने का दोष भाषा को दिया जाता है। पश्चिम में विज्ञान और भाषा दोनों का विकास एक साथ हुआ। हमारे यहाँ हम क्यों पिछड़ गए? क्योंकि हमारे यहाँ भाषा और विज्ञान का विकास एक साथ नहीं हुआ और इसलिए हमारे ज्ञान और क्षमता जो बहुत भरी पड़ी है उसका लाभ पूरे विश्व को नहीं मिल पाया।
और जब भाषा की बात करते हैं तो CSTT की प्रासंगिकता बन जाती है। ये उद्देश्य है आज की कॉन्फ्रेंस का भी। और CSTT ने करीब 8.5 लाख शब्द, जैसा जयसिंह ने कल बताया था, इंग्लिश हिंदी में तैयार किए हैं और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कल गिरीशनाथ झा साहब, चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि ये जो 8.5 लाख है, 20 लाख तक पहुँचाएंगे जल्दी वो। और जैसा मुझे जानकारी है, सबसे ज़्यादा काम उड़िया भाषा में हुआ है और अन्य भाषाओं में भी ये लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपके बीच में कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई 5 भारतीय भाषाओं में शुरू कर रहे हैं। ये भाषाएं कौन सी हैं? ये हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला। और इंजीनियरिंग कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन का टूल भी तैयार किया जा चुका है। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसा टूल तैयार कर लिया गया है। इससे देश के फ़ायदा किसको होगा? गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को फ़ायदा होगा, जो इंग्लिश के डर के कारण अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के बजाय या तो रोक देते हैं या वो क्या करते हैं, बहुत ही मामूली शिक्षा की ओर रुख कर लेते हैं। तो ये जो त्रासदी है उससे मुक्ति मिलने की संभावना है। पर्यावरणीय शिक्षा की बात करें, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, तो ये एक समय की मांग है। विश्व में पर्यावरणीय समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और प्रदूषण में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, बहुत तेज़ी से ये सब हो रहा है। इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता है। और दुनिया के विभिन्न देशों में, जिसमें भारत भी है, जनता के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की दिशा में भारत ने भी पहल की है। और नई शिक्षा नीति 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इसकी बात की गई है, जो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ी हुई बात है। अलग से इस शिक्षा नीति में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो पर्यावरण से जुड़ी हुई बात है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख रहे हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्लास्टिक हम सब परिचित हैं, एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। आप श्रुति गुप्ता मैडम हैं, मिशन कॉलेज। अगला नेक्स्ट सेशन में इनका लेक्चर सुनेंगे आप। मैं प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है और हम सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। आपके सामने ये बॉटल्स रखी हुई, आज के पेपर में आपने पढ़ा हो, तो ये बॉटल्स जो हैं ये सिंगल यूज़, एक तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और इसके कारण से कितना पोल्यूशन हो रहा है अपन देखते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन जो पानी पीते हैं ना, वो थोड़ा सा पी के इसको रख देते हैं। अगर इतनी छोटी बोतल में पानी आया, इसका मतलब है एक टाइम आप इतना पानी पी लीजिए, नहीं पीना है तो उसको मत खोलिए, पीना है तभी खोलिए और इसको खत्म कीजिए। अब जो डेटा आपके सामने है वो क्या कह रहा है कि इस दुनिया में अब तक उत्पादित 1.3 मीट्रिक टन प्लास्टिक में से 6.3 बिलियन टन कचरा है और इसके 10% से भी कम को रिसाइकिल किया जाता है, जिससे न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया। पूरे विश्व में ये संकट है। दूसरी समस्या जलवायु परिवर्तन की खूब बातें सुनते हैं आप, और अभी अभी हम थोड़ा बहुत निकल के बाहर आए हैं कोविड-19 से। तो नेचर क्लाइमेट चेंज में एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर जीका, मलेरिया, कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के प्रभाव को और अधिक खराब कर रहा है। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इन वायरसेस के कारण जो बीमारियां हो रही है उनको और खतरनाक बना रहा है। इस पर जो हवाई यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफर हैं कैमिलो बोरा, उन्होंने बताया कि ये ऐसा हो नहीं रहा है, हो चुका है, हम देख चुके हैं। आप सब लोग भी इसके गवाह हैं। तीसरी जो बात है वो है वैश्विक वन क्षेत्र में 60% की गिरावट। एक स्टडी में ये भी देखा गया कि 1960 के बाद से ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया में 60% की गिरावट आई है।
विश्व स्तर पर वन क्षेत्रों में एक खतरनाक कमी नोटिस की गई है, जिसमें प्रति व्यक्ति वैश्विक वन क्षेत्र 2019 तक केवल 0.5 हेक्टेयर पर व्यक्ति रह गया है 2019 तक, जो कि 1960 में कितना था, 1.4 हेक्टेयर था। और 1960 के बाद से कुल वन में 81.7 मिलियन हेक्टेयर की गिरावट देखी गई। ये भी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। पृथ्वी का तापमान असमान रूप से तेजी से बढ़ रहा है। समान रूप से तेजी से नहीं बढ़ रहा है, असमान रूप से बढ़ रहा है। एक और रिसर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर्कटिक जो है, आज के पेपर में भी है ये न्यूज़, आर्कटिक जो है बाकी दुनिया की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। 4 टाइम फास्टर उसकी हीटिंग हो रही है। औद्योगिक क्रांति, जो कॉलोनियल पीरियड था, की शुरुआत की तुलना में पृथ्वी लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म है। और ये वार्मिंग सभी जगह एक समान नहीं हो रही है। कुछ क्षेत्रों में कहीं अधिक गति से गर्म हो रहा है और कुछ क्षेत्र धीमी गति से गर्म हो रहे हैं। और ऐसा जो क्षेत्र है तेजी से गर्म हो रहा है, जैसा मैंने बताया, आर्कटिक है। आर्कटिक पिछले 42 वर्षों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। और इसका मतलब है 1980 में की तुलना में आज ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म है। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कहाँ का पड़ रहा है? देखिए, जो भूखे पोलर बियर्स हैं, उनका फूड था मेराइन मैमल है, सी, जूलॉजी वाले जो है वो जानते हैं। उसके बजाय वो कचरा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जो उनके जो हैबिटेट है उनके जो आवास हैं वो पिघल रहे हैं। और पिघलने के कारण वो उनको निर्भर रहना पड़ता है। उनको जो अपना ट्रेडिशनल फूड है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो लंबे समय तक उस ट्रेडिशनल फूड से दूर नहीं रह सकते और उनको क्या खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो कचरे पर निर्भर है। ये भी इस प्रजाति के लिए बड़ा खतरा है। जलवायु संकट की बात कर रहे हैं अभी। क्लाइमेट चेंज के स्थान पर क्लाइमेट क्राइसिस की बात होने लगी है। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, इसमें एयरपोर्ट पर रनवे पिघल गए हैं। इसके कारण से फ्लाइट्स लेट हो जाती है, क्योंकि रनवे पे वो फ्लाइट उतार नहीं सकते अगर रनवे में अगर डैमेज हो गया है। तो वो डैमेज क्यों हो रहा है? दुनिया भर में घातक गर्मी की लहरें हैं और सड़कों पर स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि ये क्या था, कंक्रीट और ये जो जाल है, डामर कंक्रीट, ये जो इनके बनाने में जो काम में दी जाने वाली चीज़ें हैं, इनमें दरारें पड़ जाती है। और लंदन से लेकर चीन तक आप ऐसी कई घटनाएं नोट कर सकते हैं, जिसमें पुरानी इमारतें, सड़कें प्रभावित हुई हैं। अब हम थोड़ा पहले की बात करें। हमारे पारंपरिक आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उसने मानव प्रकृति और पर्यावरण को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। और दुर्भाग्य से पारंपरिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता को औपनिवेशिक, औद्योगिक और ग्लोबल यानी वैश्विक अनुभव ने कमजोर कर दिया है। ये जो टर्म्स है मैंने इसलिए लिए कि CSTT का जो रोल है वो आपके सामने आ जाए कि ये जो आयोग है वो इस विषय में ये टर्मिनोलॉजी डेवलप करता है और ये टर्मिनोलॉजी इन्हीं की डेवलप की हुई है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो गया कि प्राय परंपरागत जो प्राथमिकताएं हैं और शिक्षा प्रणालियों को एक संकीर्ण दृष्टिकोण से बदल दिया गया है। और ये संकीर्ण दृष्टिकोण क्या है? ऐसा माना जाता है कि प्रकृति और संस्कृति केवल उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की आर्थिक उत्पादकता, यानी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। सारा ध्यान इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर है और इसके कारण हम अपने पर्यावरण को बहुत तेज गति से खोते जा रहे हैं। पर्यावरणीय शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को, पढ़ने वालों को, इस शिक्षा को ग्रहण करने वालों को पर्यावरणीय मुद्दों का पता लगाने, उस समस्या का समाधान में भाग लेने और पर्यावरण के सुधार के लिए कार्रवाई करने की अनुमति देती है। इससे हम पर्यावरणीय मुद्दों की गहरी समझ हासिल करते हैं और उनसे संबंधित निर्णय लेने की क्षमता हासिल करते हैं। अगर ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं होगा तो हम समस्या को नहीं समझ पाएंगे और उसके समाधान की दिशा में भी नहीं सोच पाएंगे। इसके लिए ज्ञान, जागरूकता, मनोवृत्ति, कौशल एवं
भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। ये आप देख रहे हैं, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। नॉलेज यानी ज्ञान का अर्थ है समाज और उसकी हर इकाई को प्रकृति की बुनियादी समझ और इससे जुड़ी समस्याओं से अवगत कराना, ये ज्ञान है। समाज और इसके हर अंग को पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना। समस्या पता लग गई, उससे समाज को जागरूक भी करना है। पर्यावरण के लिए समाज में भावनात्मक जुड़ाव और इसके विकास तथा संरक्षण के लिए सक्रिय रहने की प्रेरणा देने में सहायता करना। ये समाज में सभी का एटीट्यूड होना चाहिए। अब सबको इस दिशा में सोचना चाहिए, उनका हर एक का एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए कि हमें पर्यावरण के लिए सोचना है। इसके बाद सामाजिक समूहों और व्यक्तियों को पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए स्किल हासिल करने में मदद करना। किस प्रकार से वो इस समस्याओं से पार पा सकते हैं, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। और अंत में इन समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करने के लिए समाज को अवसर प्रदान करना। ये इन 5 कंट्रीब्यूशंस के बाद में हम एक अच्छे पर्यावरण की कल्पना कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीयता वाली एक शिक्षा प्रणाली है जो भारत के बदलाव में सीधे योगदान देने वाली प्रतीत होती है, जैसा आपने सुना है। और इस नीति में कहा गया कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षण को छात्रों के बीच बुनियादी कार्यों और संविधान के मूल्यों, आपसी सद्भाव, तेजी से बदलती दुनिया में मानवीय भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करने वाले होना चाहिए। इसी में पर्यावरण के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को आप देख सकते हैं। मानव द्वारा विकास की अंधी-धूड़, आर्थिक गतिविधियां और उपभोग के तरीकों ने पर्यावरण पर दबाव बढ़ाया है। इसका मतलब है कि ऊर्जा, परिवहन और खपत के अन्य रूपों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो ऊर्जा के स्रोत भी ज़्यादा चाहिए, परिवहन के साधन भी ज़्यादा चाहिए, खपत भी सब चीज़ों की ज़्यादा हो रही है, तो उनकी मांग भी तेज़ी से बढ़ी है और उस मांग ने पर्यावरणीय प्रदूषण को जन्म दिया है। अनसस्टेनेबल लैंड यूज से सॉइल इरोजन, पोषक तत्वों की कमी, पानी की कमी, सैलिनिटी और जैविक चक्रों के विघटन के रूप में लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि का क्षरण हुआ है। भू अपघटन से उत्पादकता, जैव विविधता और अन्य पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट आती है और जलवायु परिवर्तन में ये सब चीज़ें अपना योगदान करती हैं। इसलिए स्कूल शिक्षा में ही पर्यावरण की शिक्षा दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कहा गया कि पारंपरिक ज्ञान के बिना जैव विविधता संरक्षण की बात बेमानी है। अपने यहाँ पर जो जैव विविधता के पर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जंगल और संरक्षित क्षेत्रों में जैव संसाधनों के साथ साथ स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान हमारे यहाँ भरा पड़ा है, वो उसकी रक्षा और विकास की जरूरत है। पानी की बढ़ती कमी के कारण क्या होगा? विकास, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सेवाओं को ये सेवाएं सब कमजोर हो रही हैं और जनसंख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि से जल और भूमि संसाधनों की मात्रा और उसकी क्वालिटी को प्रभावित हो ही रही है। इसके साथ साथ पर्यावरणीय सहायता सेवाओं को ग्रामीण शहरी प्रवास और बढ़ते संसाधन उपयोग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से खतरा है। मतलब आप देख रहे हैं कि कितना माइग्रेशन हो रहा है। पानी जहाँ कम हो गया, खत्म हो गया, वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। जैव विविधता में गिरावट और पारिस्थितिक तंत्र को होने वाला नुकसान भविष्य के लिए बहुत बड़ा वैश्विक खतरा है। इसलिए पर्यावरण क्षरण विकास को कमजोर करता है और भविष्य के लिए खतरे की ओर संकेत है, जो खतरा मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा देश भी इन समस्याओं से जूझ रहा है, सामना कर रहा है, वो भी अछूता नहीं है। ये कुछ ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याएं हैं और ये जो टर्म्स हैं ये भी जैसा मैंने कहा CSTP द्वारा डेवलप्ड हैं। ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, प्रदूषण यानी
मिशन और ग्लोबल वार्मिंग, जिसको इन्होंने टर्म दी है भूमंडलीय ऊष्मा। तो हिंदी में ये जो टर्म्स इन्होंने डेवलप की है, ये काफ़ी कुछ आपको लग रहा है कि रिलेवेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 51A है, उसके माध्यम से पर्यावरण के प्रति हमें जिम्मेदार बनाया गया है, हमको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि हम पर्यावरण के प्रति लापरवाह नहीं रह सकते। हर नागरिक को जंगल, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने एवं जीवित प्राणियों के प्रति दया करने की आवश्यकता है, ये उसमें कहा गया है। ये भाव होने चाहिए हमारे। इस पृष्ठभूमि के साथ ऐसा सोचकर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई 1980 में, और 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप में उसको प्रमोट किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके बाद की शैक्षिक नीतियों, जिसमें ये NCFSE 2000 और NCF 2005 ने पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूली शिक्षा में स्पष्ट स्थान दिया है। इसी कारण आज पर्यावरण जागरूकता और समझ का संचार प्रत्येक छात्र के पाठ्यक्रम का